स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी के खाते में 48 सीटें हैं और कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई है। और ये आंकड़े कहां के हैं पता है? हरियाणा के। उस हरियाणा के जहां पर किसान नाराज थे, पहलवान नाराज थे, जवान नाराज थे कांग्रेस के मुताबिक। लेकिन जब परिणाम आए तो नतीजे ऐसे पलटे कि कांग्रेस के नेता बोलना नहीं चाह रहे हैं। और राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की थी, जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था, वो सब मेहनत पानी पानी हो गई। अब क्यों और कैसे कांग्रेस हार गई, कैसे एक जीती हुई बाजी जो बताई जा रही थी वो कांग्रेस के हाथ से निकल गई, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पंकज प्रसून जी, मेरी सहयोगी नम्रता और अभिषेक त्यागी जी मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल पंकज जी आपसे ही, कहां कमी रह गई, किस तरीके से ये जीती हुई बाजी कांग्रेस के जेब से फिसल गई? इसके 3 बड़े कारण है। पहला कारण यह है कि हरियाणा में कांग्रेस जूतों में दाल बांट रही थी। अब पूछेगा इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले रणदीप सुरजेवाला है कि मैं बनूंगा सीएम, उनको खींचा वापस कुमारी शैलजा में कि तू कहां, मैं बनूंगी सीएम। फिर लठ लेके हुड्डा जी आए कि मैं बनूंगा सीएम, और सबसे अंत में दीपेंद्र हुड्डा है, पप्पा मैं बनूंगा सीएम। तो चुनाव जीतने के पहले ये चारों, इसलिए मैंने कहा जूतों में दाल बांट रहे थे। ये पहले बार चुनाव से पहले ही कांग्रेस से मान लिया था कि हम तो चुनाव जीत गए जी, अब मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, गांव में भाजपा वालों को घुसने नहीं देना, लठ लेके खड़े हैं वगैरह। ये पहला ये कारण था, आपस में गुटबाजी। दूसरा कारण ये था अहंकार। ये अखिलेश कौन, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था ना कि अखिलेश का यार कुछ नहीं चलता जी, जो कमलनाथ की तरह। ये कुमारी शैलजा बोल रही है कि मेरी भी कुछ सुन लो, बोलते तू कौन, दलित वलित नहीं है, बस हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने कह दिया कि संविधान पे खतरा है, मतलब है, सारे दलित हमारे, बस शैलजा की जरूरत नहीं है। ये अहंकार जो था ना आम आदमी पार्टी को पूछा, न मायावती को पूछा, न चंद्रशेखर रावण को पूछा, न अखिलेश को पूछा, बस जीत गए जी चुनाव के पहले। दूसरी गलती, वही अहंकार ले डूबा। निश्चित तौर पर पंकज जी वही अहंकार ले डूबा। लेकिन कल से यही चर्चा हो रही है कि नम्रता जलेबी कहीं फीकी पड़ गई, लग रहा है कि चीनी कम हो गई थी। नहीं, हाँ, जलेबी वाला कॉन्सेप्ट तो सबने देखा, कैसे फैक्ट्रियां लगाने का वादा किया गया था। लेकिन शायद हरियाणा की जनता ने सोचा होगा कि नहीं, हमें फैक्ट्रियां नहीं चाहिए, क्योंकि जलेबी फैक्ट्री वाली ना अच्छी लगती है, ना बनती है, और ना हमने तो कभी खाई नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर वोटर है हरियाणा का, जैसे जितने लोगों को मैं हरियाणा में जानती हूँ, पंकज जी शायद इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, हम लोग बोलते कुछ है या लोग बोलते कुछ है, और जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो वहां पर शायद विचार बदल जाते हैं, कॉन्सेप्ट बदल जाता है। जैसे मैं अपनी एक सहयोगी से बात कर रही थी, वो हरियाणा से ताल्लुक रखती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं कांग्रेस आ रही है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, अरे बीजेपी को जाना चाहिए, 10 साल से खून पी लिया। ये लिटरली उनके वर्ड्स थे। और जब वोटिंग वाला दिन आया और मैंने उनसे पूछा कि आप वोट किसको डालकर आई, तो उन्होंने शारदा राठौड़ का नाम लिया, जो कांग्रेस से हटी है, चमड़ी दमड़ी वाला उन्होंने बयान दिया, निर्दलीय वो लड़ी है। यानी वोट तो आपने भले ही बीजेपी को नहीं दिया, लेकिन वोट तो आपने कांग्रेस को भी नहीं दिया, आपने निर्दलीय को वोट दे दिया। तो ऐसे मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, और वो बट गई इंडिपेंडेंट में। बाकी फिर दलित वोट का जब हम जिक्र करेंगे, या जाट गैर जाट वाले जो मुद्दे उठते हैं, तो बहुत सारी चीजों पर, जैसे यूपी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यूपी में बहुत सारे लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया जब सीटें कमाई लोकसभा चुनावों में, कि मुस्लिम बहुत एक्टिव हो गए, एक साथ आगे आकर कांग्रेस को जिता दिया, या सपा की सीटें बढ़ा दी, यादव एक मुश्त हो गए, हिंदुओं ने वोट नहीं दिया। इसके पीछे का एक कारण यह भी था कि कुछ लोगों ने ना, मतलब जिसे कहते हैं बहुत इररिस्पॉन्सिबल समझा कि अरे 400 पार तो आ ही रहा है ना, छोड़ो, क्या निकलना। बिल्कुल। शायद हरियाणा में भी यही हुआ है कि छोड़ो ना, जीती रही। जो कांग्रेस के कोर वोटर भी थे, मुझे लगता है वो शायद निकले ही नहीं। बिल्कुल जीत तो रही है। बिल्कुल। अभिषेक त्यागी, आपको क्या समझ में आता है, कहां फेल हो गई कांग्रेस? या फिर ये था कि राहुल एक चेहरा है, जिता देगा, आप जननायक आ गए हैं? नहीं, खैर राहुल के दम पे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कभी कोई चुनाव जीत पाएगी। ये तो एक कांग्रेस की, अगर कांग्रेस ऐसा समझती भी है तो शायद कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है कि राहुल गांधी हमें अपने चेहरे से चुनाव जिता देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे पंकज सर बोल रहे थे कि जो घमंड था कांग्रेस को, बिल्कुल जाहिर तौर पर मुझे भी लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो एक घमंड था ना कि इस बार एंटी कंबेंसी का हम फायदा उठा लेंगे, किसान आंदोलन का हम फायदा उठा लेंगे, लोगों की नाराजगी का फायदा उठा लेंगे, संसद में संविधान को लहराने से हम उसका फायदा उठा लेंगे, लोगों को बरगला देंगे, लोगों को के मन को बदल देंगे। वो जो कांग्रेस का एक परसेप्शन बना हुआ था कि हम ऐसा कर सकते हैं, वो हुआ नहीं।
क्योंकि आप देखिएगा कोई छोटी मोटी सीट तो मिली नहीं है बीजेपी को, कोई 2-4 सीटों का फर्क तो पड़ा नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है और पूर्ण बहुमत से भी ऊपर मिला है। इससे साफ तौर पर पता चलता है। और कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर 2000, 5000, 3000, 1000 वोटों से बीजेपी हारी है। तो इससे साफ तौर पर पता चला है कि बीजेपी को लोगों ने आंख बंद करके वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई नाराजगी है, लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर थे अभिषेक, जब आप हरियाणा गए इस दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, तब क्या लग रहा था कि वोटर उतना खुलकर नहीं बोल रहा है और बाद में वही वोटर जो खुलकर नहीं बोल रहा था उसने वोट कर दिया है इंडिपेंडेंट को या फिर कांग्रेस को हराने के लिए? देखिए, मुझे बिल्कुल आपने सही बोला, जब हम हरियाणा गए थे तो कई सारी चीजें सामने आई थी, लोगों ने खुलकर नहीं बात करी और उसके पीछे का जो रीजन था कुछ जो मुझे समझ में आया अब रिजल्ट आने के बाद। हरियाणा का जो राजनीति चलती है वो कहीं ना कहीं जाट के इर्द गिर्द हरियाणा की राजनीति चलती है। हरियाणा के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं, फिर जो बड़े अभी तक जो हरियाणा के राजनीति के परिवार हैं वो यही चाहते हैं कि मतलब हरियाणा में जो सीएम हो वो जाट सीएम हो। लेकिन बीजेपी ने, मैं तो बोलता हूं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा एक जिगरा दिखाया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है कि हरियाणा के लोगों के मन में एक नई लकीर, एक नई तस्वीर खींच दी है कि हरियाणा में गैर जाट सीएम भी बन सकता है। गैर जाट सीएम के चेहरे पर भी बीजेपी हरियाणा जैसे राज्य में जीत सकती है जहां पर जाट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मात्रा में जहां पर जाट है। यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस कहां मार खा गई। कांग्रेस का जो एक फोकस रहा वो केवल मेरे हिसाब से जाटों पर रहा। कांग्रेस ने दूसरी बिरादरियों पर फोकस किया ही नहीं, क्योंकि आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को उठाकर देख लीजिए। हुड्डा जी जो जितने टिकट्स दिलाए हुड्डा जी ने वो सब जाट नेताओं को दिलाए। बीजेपी ने इससे थोड़ा हटकर सोचा, बीजेपी ने जाट से थोड़ा हटकर सोचा। बीजेपी को पता था कि अगर जाट के अलावा जो बिरादरी है अगर उन सबको एकजुट कर लिया जाए तो हम चुनाव जीत जाएंगे, आसानी से। बिल्कुल अभिषेक जी, और वहां पर बीजेपी को पता था कि हुड्डा जितने बड़े जाट के नेता हैं उनकी पार्टी में इतने बड़े जाट नेता नहीं है कि जाटों का वोट वो खींच ले। नहीं, इसके पीछे मैं एक और कारण बताना चाहूंगी। बीजेपी का अगर आप पूरा आंकड़ा उठाकर देखेंगे 2014 से लेकर अब तक का जितने भी चुनाव हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जाट नेता हैं बीजेपी के बड़े बड़े जो अपनी सीटों से हारे हैं। अच्छा, जाटों को खुश करने के लिए जरूरी नहीं कि आप मुख्यमंत्री बनाए। जिस फिलॉसफी पर बीजेपी चली है आप अध्यक्ष बना देते हैं, बनाए हैं आपने ओपी धनखड़ और तमाम ऐसे नेता हैं। तो खुश करना ना खुश करना ये बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, वो उसके बाद बीजेपी ने यहां पर ये चांस चला कि हिंदू, पंजाबी, ब्राह्मण और ओबीसी पे फोकस किया। ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया, ब्राह्मण राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और केंद्र में सोचिए किसी को भी उन्होंने जाट से समुदाय से नहीं रखा कि मंत्रिमंडल में जगह दे दें, जबकि चुनाव थे और जगह पर ऐसा किया था। तो बीजेपी ने यह स्ट्रेटजी अपनाई थी। लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से यह कहा जा रहा है कि हुड्डा जैसे सीनियर नेता और तमाम ऐसे सीनियर नेता कोई पहली जगह नहीं हरियाणा। आप राजस्थान चले जाइए, वहां पर पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई थी। आप चले जाइए छत्तीसगढ़, टीएस सिंहदेव और रमन, वहां पर उनके भूपेश बघेल की लड़ाई थी। मतलब हर जगह सीनियर नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। नहीं, बुजुर्ग नेता कहिए, सीनियर नहीं। क्या होता है ना कि कांग्रेस कहती तो है कि हम नौजवानों की पार्टी हैं, राहुल गांधी यंग हैं 55 साल की एज में भी, लेकिन जो बाकी जो नेता ठीक है ना पंकज जी, सलमान खान भी मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, क्या दिक्कत है? बस दो ही तो बैचलर हैं पॉलिटिक्स में, राहुल गांधी और फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान। और सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों की शादी कब होगी, और दोनों के बारे में कई तरह की बातें। खैर, राजनीति के सलमान खान के बारे में आगे बात बढ़ाते हैं। तो ये आदमी टी शर्ट पहन के बॉडी बना के बोलता है कि हम जवानों की पार्टी हैं और नौजवान हमें मेरे चेहरे को देख के वोट दे देंगे। लेकिन जब भी चुनने का बात आता है तो वो बुजुर्ग चुनते हैं। मध्य प्रदेश की फ्रेंचाइजी कमलनाथ को दे दी, बिल्कुल जो करेंगे कमलनाथ करेंगे। राजस्थान की फ्रेंचाइजी अशोक गहलोत को दे दी, छत्तीसगढ़ की फ्रेंचाइजी भूपेश बघेल को दे दी और यहां भूपेंद्र हुड्डा को दे दी। बार बार कुमारी शैलजा हो, सुरजेवाला हो, कहते रहे कि टीम वर्क के रूप में काम कीजिए, हम सबको पूछिए। पर पता चला कि हुड्डा ने अपने कैंप को सारे के सारे टिकट दिलवा दिए। सुरजेवाला कैंप को 2 टिकट, एक तो उनका, उसके बाद एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हेलो, बोलिए। आवाज आ रही मेरी? जी। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो सुरजेवाला कैंप को सिर्फ 2 टिकट दिया। शैलजा जी को खुद चुनाव लड़ना था उन्हें, वो कह रही थी कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, पब्लिकली उन्होंने कहा, लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनके आदमी को तो छोड़ दीजिए। तो ये मैसेज जनता के बीच नहीं जा रहा था क्या?
दलित वर्ग के बीच नहीं जा रहा था कि जब इतनी बड़ी कुमारी शैलजा दलितों की नेता हैं, उनको जब खुद चुनाव नहीं लड़ने दिया तो हमारी बिरादरी के लिए क्या करेंगे। वहां क्या चल रहा था पता है, कुमारी शैलजा कैंप के लोग हुड्डा कैंप के लोगों को हरा रहे थे, हुड्डा कैंप के लोग शैलजा कैंप के लोगों को हरा रहे थे, दोनों इधर रणदीप सुरजेवाला भी हुड्डा कैंप के लोगों को हरा रहे थे। तो मैंने कहा ना कि चुनाव से पहले ही मान लेना कि चुनाव जीत गए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके लिए मारा मारी, उसके बाद तो आप जानते ही हैं, कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, नाम तुम्हारा अकेले राहुल गांधी काफी हैं। अंतिम समय में वो आदमी आता है, जिलेबी की इतनी बड़ी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करके जाता है कि नैरेटिव ही पूरा चेंज हो गया। अब क्या है, हरियाणा वालों को आदत है गरम करारी जलेबियां खाने की, अब फैक्ट्री वाली ठंडी जलेबियां कौन खाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतिम जो प्रहार बोलते हैं ना, वो गदाधारी भीम ने कर दिया। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल अब रोहित आपसे रहेगा, मुझे ये बताइए, बटेंगे तो कटेंगे, फायदा हो गया बिल्कुल बयान का? मुझे लग रहा है केवल नमता एक योगी आदित्यनाथ का ही बयान नहीं है, उसके बाद देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाने में बोलते हैं, और उसका असर हो सकता है महाराष्ट्र चुनाव में भी आपको देखने को मिले, क्योंकि हरियाणा को बहुत चुनाव इन्फ्लुएंस करने वाला है। वहां पर पीएम मोदी कहीं ना कहीं सीएम योगी वाली ही भाषा बोल रहे थे कि बटेंगे तो बांटने वाले मौज काटेंगे। आरएसएस ने भी समर्थन फिर कर उसके दिया बाद मोहन भागवत का बयान आता है कि जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर हमें नहीं बंटना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। अगर तीन बड़े ऐसे चेहरे जो कि हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर वो ये बातें कह रहे हैं, तो उसका असर मुझे लग रहा है कि हरियाणा में देखने को मिला। और ये बात भी नमता कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ गई कि आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, बहुत बोल लिया विपक्ष ने कि खतरा है, खतरा है, खतरा है। और उसके बाद जो नैरेटिव सेट किया बीजेपी ने जाकर कि देखिए ये लोग लोकसभा में भी यही कह रहे थे, अब यही यहां पर भी कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, हम तीसरी बार सत्ता में आ गए। और ये बात भी जनता के बीच गई कि अगर बीजेपी आएगी तो जो बटेंगे कटेंगे वाली बात कही जा रही है वो निश्चित ही उस पर रोक लगा सकती है। अगर दूसरी पार्टी आएगी तो वही होगा जिस तरीके से किसान आंदोलन को इन्होंने बढ़ने दिया और किसानों ने इनके नेताओं को पीटा। बीजेपी ने प्रचार क्या किया कि देखिए आज हमको मार रहे हैं, कल अगर इनके चाहने वाले सत्ता में आ गए तो फिर आप लोग का क्या हाल करेंगे। ये अंदर खाने प्रचार उसी तरीके से हुआ जैसे आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में अंदर खाने प्रचार हुआ था। तो इन सब चीजों को बीजेपी ने बहुत अच्छे से प्रचारित किया और उसका नतीजा जो है सामने 48 सीटें। अगर आप कश्मीर की भी बात कर लेंगे तो वहां पर बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। कांग्रेस के लिए शर्म की बात है मुझे लग रहा है अभिषेक जी। देखिए यहां पर एक बहुत दिलचस्प मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। आपने संघ की चर्चा करी, बिल्कुल इस बीजेपी की हरियाणा में इस जीत में बहुत बड़ा योगदान संघ का है, जमीनी स्तर पर जिस तरीके से काम किया। क्योंकि मैं विनेश फोगाट की सीट पर गया था, जिस दिन वो नामांकन कर रही थी मैं उस दिन उस सीट पर मौजूद था। और जो बैरागी जी हैं बीजेपी के जो उम्मीदवार थे योगेश बैरागी, मैं उनके पास गया। उनकी सभा में मुझे 2 महिलाएं नजर आई, बड़ी दिलचस्प बात है, मुझे उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। उन महिलाओं से जब मैंने बात की तो वो महिलाएं राजस्थान से थी, संघ की कार्यकर्ता थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कितने दिन से और क्या आपका मकसद, क्या काम करने आई है। तो उनका कहना है कि हरियाणा में क्योंकि बीजेपी के लिए एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है एंटी कंबेंसी का, हमारा काम है, हम महिलाओं के पास जाते हैं, घर घर जाते हैं, हर महिला से बात करते हैं, उनको समझाते हैं बीजेपी की नीतियों के बारे में, लोगों के बारे में, हर चीज के बारे में समझाते हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए कांग्रेस ने क्या है ना, कांग्रेस इस चीज को समझ ही नहीं पाई, बीजेपी की क्या रणनीति की थी, किस तरीके से इस चुनाव को जीता गया। कांग्रेस तो ऊपर राहुल गांधी संविधान को लहरा देते हैं, किसान आंदोलन की चर्चा करने लगते हैं, जवान पर सवाल उठाने लगते हैं, अग्निवीर योजना पर सवाल उठाने। कांग्रेस को लग रहा था कि हम इन मुद्दों से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर जो घर के अंदर डोर टू डोर जाकर जो काम होता है वो बीजेपी ने किया था। उन दोनों महिलाओं का कहना था कि हम योगेश बैरागी को टक्कर में लाके खड़ा करेंगे, टक्कर दी उन्होंने, के सामने दी है और वो टक्कर दी है। नम्रता तो बहुत तारीफ कर रही थी योगेश बैरागी की कि हार के बाद भी जिस तरीके से उनके चेहरे पर वो सुकून दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है। योगेश बैरागी ने, मुझे लग रहा है नमता जिस तरीके से तारीफ कर रही थी ऑफ द कैमरा, उन्होंने वो कमाया है, तारीफ कमाई है उन्होंने। देखिए ना, सामने विनेश फोगाट थी। विनेश फोगाट इतनी बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि कांग्रेस ने पूरा दमखम उन पर लगा दिया। विनेश फोगाट जीत गई, 5 से 7 हजार वोटों के मार्जिन से वो जीत गई, लेकिन दिल जीता बैरागी साहब ने, कैप्टन साहब ने। और मैं इसे क्यों कह रही हूं, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जब अपने साथियों के साथ बाहर निकल रहे हैं तो सामने कांग्रेस का झंडा लेकर लोग खड़े हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के समर्थक वो रहे होंगे।
सामने से कैप्टन साहब निकलते हैं और ऐसे करके ऐसे हाथ जोड़कर राम राम कहते हैं और सामने से सब चिल्ला पड़ते हैं, बैरिकेड पर चढ़ जाते हैं। वो कमाया है योगेश बैरागी ने। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, विनेश फोगाट को लेकर सोशल मीडिया पर लोग ये भी लिख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि एक तरफा ही उनकी बुराइयां हो रही है, बहुत लोग समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि विनेश फोगाट अकेली ऐसी इकलौती नेता बन गई जिन्होंने पूरी कांग्रेस की लुटिया डुबा दी हरियाणा में। वो कांग्रेस जो हरियाणा में जीत रही थी, वही बता रही हूं, वो कांग्रेस जो हरियाणा में ऑलमोस्ट जीत रही थी, एग्जिट पोल्स, तमाम बड़े बड़े पत्रकार शर्त लगा रहे थे, सुप्रिया श्रीनाथ अपना नाम बदलने का दावा कर रही थी, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। अब देखिए, विनेश फोगाट को बड़ा दिखाने के लिए उनके इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति चली। मुझे तो ये तक मैंने कहीं पर पढ़ा था कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ब्रिजभूषण से लेकर और नेताओं को कहा था कि विनेश पर कोई निजी टिप्पणी नहीं करेगा, और किसी ने की भी नहीं। अब ब्रिजभूषण खुलकर मैदान में आए हैं और अब वो बोलेंगे सत्यानाश कर रही है, विनाश करेगी। वो तो बोल रहे हैं कि अगर मेरा नाम लेके जीत गई तो महान तो मैं हुआ। हालांकि वो मामले अभी कोर्ट में है, जांच का विषय है, उसमें कौन दोषी होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन त्यागी जी, विनेश पे अगर बात हो रही है तो विनेश को लेकर लगातार चर्चा हुई कि उनकी हवा बह रही है, बयार बह रही, आंधी आ रही, तूफान आ रही। योगेंद्र यादव भी खूब चिल्ला रहे थे। लेकिन अगर जुलाना में इतना उनका प्रभाव था तो चरखी दादरी, जहां से उनका घर है खुद का, वहां से क्यों हार गई उनकी पार्टी? देखिए, अगर इन्फ्लुएंस था तो जिता देती ना। बिल्कुल सवाल खड़ा होना चाहिए। और मैं चरखी दादरी भी गया था, विनेश फोगाट के गांव, उनके ताऊ महावीर जी से भी मिला था, उनके गांव में भी गया था, वहां भी लोगों से बात की थी। जाहिर तौर पर वो एक बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी का गढ़ है वो क्षेत्र। और महावीर जी ने मुझसे बात कही थी, खासतौर पर कैमरे पे तो वो नहीं बोले थे, ऑफ कैमरा उन्होंने बोला था कि विनेश फोगाट का ये जो कदम है ना, ये कदम उनको बर्बाद कर देगा, उनके करियर को बेकार कर देगा। लोगों के मन में जो विनेश फोगाट, उसमें अभिषेक जी एक बयान आया था कि विनेश को भी एक ओलंपिक और खेलना चाहिए, वो मेडल ला सकती हैं, देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। नीरज चोपड़ा ने माफी मांगी थी सिल्वर लाने के बाद कि मैं गोल्ड नहीं ला पाया, राष्ट्रगान नहीं बजा, तो उस वक्त महावीर फोगाट ने ये बात कही थी। उसका भी इन्फ्लुएंस हुआ कि भाई हाँ, विनेश अभी देश के लिए कुछ कर सकती थी, राजनीति के लिए उन्होंने नीरज चोपड़ा ने माफी मांगी, और जो 4 बार की त्यागी जी शायद गोल्ड मेडल विनर थी जो हार गई, उन्होंने अपने देश में जाके माफी मांगी। ये सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है कि विनेश फोगाट जब आई तो जबरदस्त तरीके से उनका वेलकम होना चाहिए था। दुखी थी, हारी थी, लेकिन बहुत सारी चीजें पूरा देश उनके साथ है, ऐसे खिलाड़ी उनके साथ सब है, लेकिन जैसे वो राजनीति में आई थोड़ा सा उनका पलड़ा हल्का हुआ। पंकज जी, मैं बोल रहा था, लाना था उनको ओलंपिक गोल्ड और लेके बैठ गई खाप गोल्ड। खाप वालों ने अपना गोल्ड मेडल दे दिया था और खुश, मतलब कि जो देश के लिए मेडल ला सकता था वो खाप का मेडल लेके खुश था, और वो पूरी तरह राजनीतिक थे। मैंने बहुत पहले, शायद आप ही एंकर थे, एक राष्ट्रीय लोकदल के नेता थे, मैंने उसी वक्त उन्हें कहा था कि ये राजनीति में आएंगी और दीपेंद्र हुड्डा इन्हें लेकर आने के लिए ये सारा प्रपंच रच रहे हैं। और छत्रसाल स्टेडियम की जो पॉलिटिक्स है भारतीय कुश्ती संघ के साथ, वो हर किसी को पता है। उस वक्त भी हमें पता था कि क्यों ये जंतर मंतर पे बैठ रही, कहां से पूरा प्रपंच रचा गया, ये सारा कुछ हुआ था। और अंत में देखिए उसकी परिणति क्या हुई कि विधायक तो बन ही गई। लेकिन बिल्कुल मैं सही मानता हूं कि इनको विधायक बनाने के चक्कर में एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव था, और इनको इतना ज्यादा प्रोजेक्ट किया कि बाकी जगह बहुत जगह हार हो गई। बिल्कुल वही मैं संगठन के रूप में जो फोकस करना चाहते हैं, मैदान में तमाम खिलाड़ी आते हैं। और मेरे को तो लगता है कि पंकज जी बजरंग पूनिया की भी लुटिया डूब गई इसी चक्कर में। उन पर चर्चा करने आता हूं। बजरंग पूनिया के साथ वो हुआ, माया मिली न राम, टिकट भी नहीं मिला, पार्टी भी नहीं जीती, अब 5 साल करेंगे क्या, नौकरी भी उधर से चली गई। मैं एक बात दिलचस्प मैं एक बहुत दिलचस्प बात बताने वाला हूं पंकज सर, एक बार रोके। जब विनेश फोगाट के मैं वहां गांव गया था, वहां पे कई पहलवान आए थे ओलंपिक के जो कोच लेवल के थे, क्योंकि विनेश फोगाट क्योंकि रही हैं ऊंचे लेवल की पहलवान रही हैं, तो जाहिर तौर पर उनको समर्थन करने के लिए वो कोच आए थे। उन्होंने कैमरे पे तो बोलने से मना किया, लेकिन उनके पीछे मैंने उनसे मन की बात ली थी कि आखिर बीजेपी का क्या माहौल है, उनका क्या। तो उन्होंने बोला था, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। विनेश फोगाट जो बाहर हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि विनेश फोगाट के कोच की गलती थी, ये बीजेपी का लेना देना नहीं है, कोई सरकार ने इसको बाहर नहीं किया है। उनका साफ कहना था कि बीजेपी का यहां पर वास्तव में बहुत बेहतर माहौल है। विनेश फोगाट के ऑफिस के सामने एक दुकान वाले से मैंने पूछा था, उसने बोला था कि भैया आधे लोग तो इस विधानसभा के नहीं है, ये वोट क्या करेंगे विनेश फोगाट को, ये तो ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के कहीं दूसरे गांव देहात से आए हैं। तो जाहिर तौर पर ये सब चीजें सामने आ रही थी। अब जो विनेश फोगाट जीती हैं, जो रिएक्शंस वहां के सामने आ रहे हैं, जो कांग्रेसी हैं, उन कांग्रेसियों का भी ये कहना है कि जो उम्मीद विनेश फोगाट से थी वो उम्मीद पर खड़ी नहीं उतरी है। लोगों का ये कहना है कि कम से कम 30-35 हजार वोटों से विनेश फोगाट अगर जीतती
तब पता चलता कि हाँ कांग्रेस का दम है, विनेश फोगाट में दम है। एक नया लड़का आ जाता है, उसको जुलाना विधानसभा में कोई जानता भी नहीं है, वो दूसरी विधानसभा से था, वो आता है और आते ही विनेश फोगाट पर ऐसी चेतावनी देता है कि 5,000 केवल 5,000 6,000 वोटों के आसपास अगर विनेश फोगाट अंतिम 4-5 राउंड में ही विनेश फोगाट आउट बीच हुई में थी। तो विनेश फोगाट हाँ, 7,000 के मार्जिन से पीछे चल रही हुई थी वो एक और ये वक्त, आगे पीछे वाला गेम चलता रहा, लास्ट में जाकर फिर एक वक्त तो विनेश निकल गई थी काउंटिंग दफ्तर से, वो बाहर निकल गई थी, उनको लगा था कि अब मुश्किल है, लेकिन फिर बाद में बाजी पलटी 2 बजे के बाद। फिलहाल इसके आगे जिस तरीके से और बातें होनी चाहिए, विनेश के आगे, बजरंग के आगे अगर चले तो यहां से अब पार्टियों को भी और कांग्रेस को भी समझ आ गया होगा कि देखिए ये दौर जो है सोशल मीडिया वाला, इस पे आज 4 ट्वीट देखकर और 10 कमेंट देखकर किसी को उम्मीदवार नहीं बना सकते, ये समझ जाना होगा पार्टियों को। पंकज जी बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात जो छूट जाएगा, ये जो बजरंग पुनिया वाला प्रकरण है, मैं बहुत मजेदार बात बताता हूं। बजरंग पुनिया का एक नजदीकी आदमी था, उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया ने आरोप साथ लगाए, आंदोलन साथ किया, डंडे साथ खाए, सब कुछ कांग्रेस ज्वाइन साथ किया, लेकिन सारा लाइमलाइट विनेश फोगाट लेके चली गई। वो बेचारा मतलब ऐसा उनकी हालत हो गई कि लग रहा था कि बस खाली पीछे पीछे इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बजरंग को माया मिली न राम। बिल्कुल, और वो बहुत आहत हैं अंदर से कि मतलब ये इतना बड़ा नेता बन गए, हम झूठ मूठ के थैला ढोते रह गए उनका झोला। किसानों की कोई जिम्मेदारी दी तो है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है, निभा लेंगे अब। आई है अरे वो जिम्मेदारी तो के लिए कुछ नहीं मिला। अरे ये आदमी नेशनल लेवल का रेसलर था, ये क्या नहीं पा सकता, ये किसान मोर्चा का दे दिया, वो भी हरियाणा का, बताइए तो। कम से कम राष्ट्रीय दे देना चाहिए था, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को। में बजरंग पूनिया भी पिछलग्गू ही बन गए हैं, ऐसा लग रहा है। बजरंग पूनिया ने अपनी अब जो ऐसे- परसेप्शन था ना, जो लोगों के बीच था, वो शायद बेकार कर लिया है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया में दोनों के लिए कह रहा हूं, जो हरियाणा में जो एक रेस्पेक्ट थी, जो लोगों के मन में जो इज्जत थी, शायद इस कांग्रेस के साथ आने के बाद से, क्योंकि ताऊ महावीर फोगाट ने खुद कह दिया है कि विनेश फोगाट ने जो एक इज्जत कमाई थी, वो इज्जत कांग्रेस में जाते खत्म कर ली है। अच्छा, अब नहीं, मैं अगर रिलेट करना चाहे ना, तो ये कन्हैया कुमार हो गई हैं कांग्रेस की। शुरू में क्या लाइमलाइट मिला कन्हैया कुमार को, ये है राष्ट्रीय स्तर का नेता है, इनको सबको जवाब दे देता है टीवी डिबेट में, ये है। अगर विनेश और बजरंग से आगे बढ़े तो एक और जो त्रिकोणीय सीरीज हो रही थी कांग्रेस के बीच, सुरजेवाला एक तरफ, शैलजा एक तरफ, हुड्डा एक तरफ। सुरजेवाला सामने से बोल रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हालांकि उनके बेटे जीत गए उनकी सीट से कैथल से। इसका भी असर खूब पड़ा, जनता को पहले ही समझ में आ गया कि भाई अभी वोटिंग हुई नहीं, रिजल्ट आया नहीं, आप पहले से ही लड़ मर रहे हैं, जीत गए तो पता नहीं क्या करेंगे, किसको हमारे सर पर बिठा देंगे। अरे बिल्कुल, आप देखिए कैसे कैसे क्रूशियल मोमेंट पे क्या क्या बयान आए हैं। सबसे पहले एक कांग्रेस की रैली का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कांग्रेस का एक कार्यकर्ता एक महिला नेता को छेड़ रहा है, आपत्तिजनक हरकतें कर रहा है। उसके बाद ये जो थी कुमारी शैलजा, उनका बयान आया कि ये तो बहुत आपत्तिजनक है, इसकी जांच होनी चाहिए। हुड्डा कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो सब ऐसे ही हो जाता है, ये करे नहीं, ऐसे कैसे महिलाओं कैसे छेड़ दीजिएगा, गलत हरकत कैसे कीजिएगा। देखिए क्रूशियल मोमेंट पे, जब कल हार के बाद जब राहुल गांधी, खड़गे वगैरह बिल्कुल शांत थे, कुमारी शैलजा बोल रही थी कि चिंतन तो होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, क्यों नहीं हो मंथन, क्यों ना हो चिंतन। तो खुलेआम लड़ाई थी ये, जंग मतलब कि ऐसे तलवारें निकल चुकी थी म्यान से, यहां तक कि राहुल गांधी एक स्टेज पे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ खड़ा करते हैं और तुरंत झटक के दोनों अलग हो जाते हैं। ये पूरे हरियाणा की जनता ने देखा है। तो आपस में गुटबाजी तो थी, और इस बार कहा यह गया कि सिर्फ और सिर्फ हुड्डा की चली थी और हार की जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। और शैलजा खान खुश है इस हार के बाद, वो इसलिए कि अब हुड्डा तो गया, हुड्डा उनके बेटे की राजनीति तो अब हो गई खत्म। चलिए अब कुछ आखिरी सवाल आप सबसे। राहुल गांधी और कांग्रेस फिर वहीं पहुंच गई नम्रता, जहां पर 4 जून 2024 के पहले थी। बिल्कुल, जो लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपना वर्चस्व दिखाया है और 53 से 99 पहुंच गए, आगाज हो गया जननायक, और जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पूरा प्रोपेगेंडा रचा, हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा, अब आपने हरियाणा में भी देखा। मुझे तो आप ढूंढिए राहुल गांधी कहाँ है, मुझे तो नहीं नजर आ रहे एज ए जननायक वो। तस्वीर आई तो एयरपोर्ट जाते हुए। अब आप कहेंगे वो नानी के घर चले गए हैं, ये सब तो मजाक की बात है। अच्छा पंकज जी, सच में वो फॉरेन गए हैं क्या? कुछ लोग तो कह रहे हैं, देखो हम लोग नहीं, नम्रता जी हम लोग ईमानदारी से बताता हूँ, ये विदेश चले गए थे चुनाव परिणाम के पहले। नहीं पंकज जी कुछ बता रहे हैं। हाँ पंकज जी, नहीं मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि चुनाव परिणाम आने के पहले, आज अगर वो लौटे होंगे, कल देर रात लौटे होंगे तो नहीं कह सकते,
लेकिन चुनाव परिणाम आने के पहले ये आदमी विदेश में था। जैसे ही इलेक्शन का दिन खत्म हुआ ये चला गया। अब कहां गया, नानी के घर गया या एक अंकल है इनके सुरोस अंकल, उनके घर गया, ये नहीं पता, लेकिन भारत में नहीं था, ये बिल्कुल तय है। देखिए, एक बहुत अच्छा शब्द नम्रता ने कहा, नायक। ये शब्द मैं नहीं बोलता कहती हैं। जब अभी जब आप नालायक को कि नम्रता कहती है राहुल गांधी जननायक, वो सुप्रिया सिन्हा और कांग्रेस के प्रवक्ता लिखते हैं कि जननायक राहुल गांधी। देखिए क्या होता है ना कि पीआर एजेंसी के माध्यम से नालायक को जननायक नहीं बनाया जाता। आप जो पर्ची वाली जो राजनीति इनको जो करते हैं ना, इनको जो पकड़ा दिया जाता है पर्ची में कि इतना % ओबीसी बोल देना है, उसमें भी गड़बड़ा जाते हैं। प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छा वाकया बताया था कि हमने सारा कुछ सिखाया था कि आपको उठना है, मोदी जी के गले लगाना है, बस आंख उन्होंने खुद मारी थी। तो ये जो सेल्फ मॉड्यूलेशन जो करते हैं ना एक्टिंग के दौरान, वहां पे ये गड़बड़ा जाते हैं। आदमी अच्छा है, मार्केटिंग इसकी बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां करती है, लेकिन क्या होता है डायलॉग डिलीवरी के दौरान ये जो स्वयं करते हैं ना, जो नेचुरल टैलेंट इनका जो है उभर के बाहर आ जाता है ना, वहां पे गड़बड़ कर जाता है। इनको ये बताया गया था कि आप बेरोजगारी की चर्चा करना, जलेबी की फैक्ट्री लगा के आ गए। इन्हें कहा था कि मोदी जी के गले लगाना, आंख मार के चले आए। तो ये सब ये खुद से करते हैं, स्वतः है, नेचुरल टैलेंट है जो बचपन से है, कोई नहीं छुपा सकता। टी शर्ट वाला तो मैंने आपको बताया ही था। बिल्कुल, जिस तरीके से अब वही बात हो रही है कि 4 जून के पहले वाली कांग्रेस फिर हो गई है। अब ऐसे भी त्यागी जी, एक सवाल यहां पर और कि क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस बिना सहयोगियों के हाथ पैर पकड़े नहीं जीत पाएगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर देखिए, वहां पर भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं इनका, 4-5-6 सीटें जीती हैं, एनसी के दम पर सरकार बन रही है। देखिए, केवल जम्मू कश्मीर नहीं, आप यूपी का एग्जांपल ले लीजिए, जम्मू कश्मीर का ले लीजिए, हरियाणा में भी एक तरीके से वही सब चीज चल रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में वो दम लोग भी समझ चुके हैं, ऐसा नहीं कि लोग समझ नहीं चुके हैं। क्योंकि अगर आप इस हरियाणा के इलेक्शन को देखेंगे, क्योंकि यूपी में तो खैर कांग्रेस का जनाधार ही नहीं है, यूपी में तो 1% 2% वोट कांग्रेस को मिलते हैं। हरियाणा में तो इनका जनाधार था, हरियाणा में तो इनकी जमीन थी, ऐसा नहीं था कि जमीन नहीं थी, इनके बड़े बड़े नेता थे। यूपी में तो चलो इनके पास नेता भी नहीं है, हरियाणा में तो इनके पास नेता है, पूरे पूरे खानदान है कांग्रेस के। अगर यहां पर आप नहीं जीत पाते हैं, एंटी कंबेंसी थी, लोग बोल रहे थे 10 साल की सरकार बीजेपी का, उस एंटी कंबेंसी को आप नहीं भुना पाते हैं तो आप फिर कहीं नहीं जीत पाएंगे। यह तो साफ हो चुका है। अगर हरियाणा भी कांग्रेस हार रही है तो इससे पूरे देश को यह संदेश मिलता है कि कांग्रेस में दम नहीं बचा है। बस एक दूसरे के कंधे पे पकड़कर आप थोड़ा सा हो सकता है कि आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपने आप अपने दम पर कांग्रेस कोई भी बड़ा राज्य जीतने की स्थिति में इस वक्त नहीं है। अगर आप हरियाणा को भी हार रहे हैं, इससे साफ तौर पर पूरे देश में संदेश जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस समीकरण को नहीं समझ पाई। जो समीकरण, जिस तरीके से राजनीति में चुनाव लड़ा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनाव मोड में के हिसाब से चुनाव जीतना है, इसीलिए बोला जाता है कि बीजेपी चुनाव मोड में रहती है। हरियाणा में बीजेपी को पता था कि हमें कहां लड़ना है कहां नहीं। बीजेपी ने जाटों को छेड़ा ही नहीं, बीजेपी ने विनेश फोगाट पर बयान दिया ही नहीं, बीजेपी ने किसानों को लेकर कुछ बात कही ही नहीं, आंदोलन को लेकर बीजेपी ने किसी को टारगेट किया ही नहीं। बीजेपी ने कोई ऐसा बयानबाजी किसी नेता ने नहीं दी जिसके वजह से बीजेपी को नुकसान होता। मैं मतलब तमाम जो नेताओं से या लोगों से मिलते थे, वो लोग बोलते थे हाँ ठीक है, विनेश फोगाट के भी हम आगे बोलते हैं कि हमारी बहन है, हमारी बिल्कुल जीता है, हम उसका सम्मान करते हैं। बल्कि बैरागी जी ने भी बोला कि मैं तो विनेश फोगाट से मिलने जाऊंगा, वो मेरी बहन है हरियाणा की। तो अगर बीजेपी के नेता इस तरीके के बयान देते हैं तो उससे देश मतलब राज्य की जनता में एक संदेश जाता है कि भाई ये तो वास्तव में बहुत अच्छे लोग हैं। जबकि कांग्रेस के लोग जो थे वो लगातार आरोप लगा रहे थे, लगातार किसानों की बात कर रहे थे। यहां तक को आरोप, यहां तक नीता अंबानी तक पे भी लग गए कि भाई वो कुछ नहीं कर पाई, मेडल ला सकता था। मुद्दों की बात हुई नहीं। हाँ, मोदी जी मेडल ला सकते थे। भाई आप वेट आपका बढ़ा था, प्लेयर आप थे, गलती आपसे हुई थी। अब उसमें आईओसी मेंबर क्या कर ले और प्रधानमंत्री क्या कर ले, वहां मेडल मांगने जाएं? मेडल जीत के मिलता है ना। तो फिलहाल जो मेडल से राजनीति शुरू हुई थी, वो राजनीति जुलाना में विनेश फोगाट की जीत के साथ खत्म हुई है। कांग्रेस की हार हुई है हरियाणा में। 48 सीटें प्रचंड बहुमत है। पिछली बार 40 सीटें थी बीजेपी की, याद रखिएगा। जेजेपी की 10 सीटों के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन अब की किसी भी सहयोगी की हरियाणा में जरूरत नहीं है। और पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा के इतिहास में पहली बार है जब हैट्रिक लगाई है किसी पार्टी ने। 14, 19, 24 जीतने के बाद बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तीसरी बार 12 तारीख को सरकार भी शायद बना लेगी।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि उस दिन शपथ ग्रहण हो सकता है और तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचेंगे। 4 जून के बाद सबसे बड़ी परीक्षा थी और उस परीक्षा में राहुल गांधी फेल हुए हैं और क्यों फेल हुए हैं उसी का विश्लेषण हम यहां पर कर रहे थे, उसी पर चर्चा हो रही थी। फिलहाल जुड़े रहिएगा। आप सभी का शुक्रिया पंकज जी, नम्रता और अभिषेक जी जुड़ने के लिए। अब दर्शकों की बारी है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।